Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम। और पिछले भाग में हमने बात की थी बफर सॉल्यूशन को लेके, किस तरीके से आपका बफर सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, आज हम बात करेंगे कि डिजाइनिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, कैसे बफर सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं, है ना। आपको बताया था कि बफर सॉल्यूशन होते क्या है, तो आज वहीं से अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कि बफर सॉल्यूशन क्या थे आपके? वो सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं द चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और विद एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली, उसे हम क्या कहते थे, बफर सॉल्यूशन हमने कहा था। जैसे कि हमने बात करी कि सपोज आपके पास एसिटिक एसिड और जो आपका सोडियम एसीटेट है, उसका मिक्सचर भी क्या है, एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है, जिसका जो पीएच होता है अराउंड 4.75 के आसपास आपका रहता है। इसी तरीके से आपके पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, वो भी बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है। लगभग कितने के 9.25 के, आपके 9.25 के पीएच के अराउंड रहता है। तो ये बेसिकली क्या थे, बफर सॉल्यूशन के बारे में थे। इन्हें हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। आज बात करेंगे डिजाइनिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, है ना, कि बफर सॉल्यूशन को कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइनिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना, डिजाइनिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, है ना। तो हमें पता है कि हम पी के वैल्यू और पी के बी वैल्यू के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि पी के और पी के बी वैल्यू क्या होती है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें हेल्प करता है बफर सॉल्यूशन को तैयार करने में, अगर आपको कोई पीएच पता हो, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर। प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर। प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर, ठीक है ना। तो एसिडिक बफर को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एसिडिक बफर आपको प्रिपेयर करना है ना, बफर आपको प्रिपेयर करना है एसिडिक पीएच का, हम क्या करते हैं, एक वीक एसिड लेते हैं और उसका सॉल्ट बनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एसिडिक बफर करने के लिए आपने क्या करना है, वीक एसिड लेना है और उसकी रिएक्शन करानी है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा, एसिड और बेस में से अगर एक भी क्वांटिटी स्ट्रॉन्ग हो ना, तो सॉल्ट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है ना। एसिड या बेस में से अगर एक भी क्वांटिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपको सॉल्ट स्ट्रॉन्ग ही मिलता है। तो हमने ये करना है। उसके बाद जब हम डेवलप करेंगे कि भाई कैसे आप क्या करोगे, एक इक्वेशन को रिलेट करोगे पीएच और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, तो जो के होगा वीक एसिड का और जो कंसंट्रेशन होगी वीक एसिड की और उसकी कॉन्जुगेट बेस के साथ, है ना। सपोज हमारे पास एक जनरल इक्वेशन इस तरीके से है, आपके पास एक एसिड है HA, ठीक है ना, आपने इसको वाटर में डाला, तो ये जो वाटर में डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा और प्लस A नेगेटिव बनाएगा, ठीक है ना। इतना काम हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आपको के निकालना है ना, के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो क्या हो जाएगा, वो H3O प्लस की कंसंट्रेशन और A नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है ना, होल अपॉन HA की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन हम एक्वस फॉर्म में यूनिटी लेते हैं, इस तरीके से आपके पास के आ जाएगा, है ना। अब आप क्या कर दो, रीअरेंज करो इस एक्सप्रेशन को। आप इस एक्सप्रेशन को आप रीअरेंज करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, हम रीअरेंज जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास अभी एक्सप्रेशन क्या है, तो आप देख लो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, K इज इक्वल टू H3O प्लस A नेगेटिव HA, ये आपके पास क्या एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं,
मैं क्या करूँ, ए को HA को उस तरफ लेके जाऊँ, H3O को यहीं छोड़ दूँ, है ना। H3O की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो H3O की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, H3O की वैल्यू ए निकल जाएगी। H3O की वैल्यू इज इक्वल टू KA, है ना। H3O की वैल्यू KA। अब जो HA ऊपर है आपके पास ऐसे आ जाएगा अपॉन आपके पास A नेगेटिव, ठीक है ना। तो H3O प्लस की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी H3O प्लस की वैल्यू, KA HA की कंसंट्रेशन अपॉन A नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ आप लॉग लेंगे, है ना। तो दोनों तरफ लॉग लेने पे क्या होगा, जब आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं, आप जब लॉग लोगे बोथ साइड और रीअरेंज करोगे टर्म्स को, है ना, टर्म्स को दोनों तरफ आपने इस तरीके से क्या करना है, लॉग H3O प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू लॉग आपके पास क्या है इधर KA HA अपॉन A नेगेटिव, है ना। ये कंसंट्रेशन आपके पास है, हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। तो लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन क्या कहलाता था, P की वैल्यू कहलाता है। लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन H प्लस या H3O प्लस की कंसंट्रेशन आपका P के वैल्यू आपका कहलाता है, ठीक है ना। बाकी आपके पास ये जो है KAHA इसका आएगा आपको, है ना। K को क्या लिखोगे आप, क्योंकि ये किस में है आपका मल्टीप्लाई में, तो लॉग K बनेगा और लॉग ये वाला पोर्शन बनेगा, लॉग K को आप क्या बोल सकते हो, PH, है ना, माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास लॉग, ठीक है ना। अब माइनस में है तो A वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और HA वाली टर्म नीचे आ जाएगी, है ना। इस तरीके से आपके पास ये एक्सप्रेशन तैयार हुआ। और आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप क्या करो कि pH की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, तो जब pH की वैल्यू निकालोगे तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, PKA, है ना। वो जो माइनस की टर्म में है लॉग उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग A नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन HA की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो pH इक्वल टू PKA, है ना, pH इक्वल टू PKA प्लस, अब लॉग ये जो A नेगेटिव और आपके पास H है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऊपर कॉन्जुगेट, ठीक है ना, कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव अपॉन कॉन्जुगेट अपॉन एसिड HA, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बोलते हैं हेडरसन हेल्बेच इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस एक्सप्रेशन को, हेडरसन हेज़लबैच इक्वेशन, ठीक है ना। इसको कहा जाता है हेडरसन हेज़लबाच इक्वेशन, इसे हम कहते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को। और जो क्वांटिटी आपकी कौन सी, ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, कंजुगेट बेस, है ना। ऊपर आप देख रहे हो कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड एंड एसिड प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अब जो एसिड है वो एक वीक एसिड है, तो ये आयनाइज करेगा, बहुत लिटिल एक्सटेंट में आयनाइज करता है। तो जो कंसंट्रेशन होगी HA की वो नेग्लिजिबल होगी, है ना, डिफरेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो हम बफर बनाने के लिए लेंगे। ऑल्सो जो मोस्ट ऑफ द कॉन्जुगेट बेस है A नेगेटिव, वो कहाँ से आएगा, वो आपका आएगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस से, है ना, जिसको आप क्या कर सकते हो, विल बी नेग्लिजिबल हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इस वजह से ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आपकी इस तरीके से बन जाएगी, pH इज इक्वल टू PKA, ठीक है ना, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड ए नेगेटिव, आपके पास एसिड ही है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है ना।
इक्वेशन, जो इक्वेशन थी आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन यानी ये वाली इक्वेशन, इसमें जो इसमें जो आपके पास H नेगेटिव है ना, इस इक्वेशन में जो आपके पास क्या है, H नेगेटिव आया, सॉरी A नेगेटिव है, वो आपका HA की कंसंट्रेशन के बराबर है। मतलब अगर A नेगेटिव HA की कंसंट्रेशन के बराबर है यानी pH pK के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो आपस में इक्वल log 1 बन जाएगा। log 1 0 होता है, तो ये दोनों क्वांटिटी बचेगी, ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना, बिकॉज आपके हमने बोला log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए अगर आप क्या करो, मोलर कंसंट्रेशन लेते हो एसिड की, अगर आप क्या करो, मोलर कंसंट्रेशन लो एसिड की और सॉल्ट की, जो कि उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो जो पीएच होगा बफर सॉल्यूशन का, वो आपका पीके के बराबर हो जाता है। इसलिए अगर आपको बफर सॉल्यूशन बनाना है रिक्वायर्ड पीएच का, तो हमें क्या सिलेक्ट करना होता है, हमें वो एसिड सिलेक्ट करना होता है जिसका पीके जो वो आपके रिक्वायर्ड पीएच के क्लोज हो। सपोज एसिटिक एसिड अगर आप ले रहे हो, तो एसिटिक एसिड के लिए जो पीके वैल्यू, पीके वैल्यू होती है 4.76 के आसपास होती है। तो देयरफॉर आपको अगर पीएच बनाना है, पीएच बनाना उस बफर सॉल्यूशन का जो कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट से बन सकता है, जो कि आप जिसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है लगभग 4.76 के आसपास आएगी, है ना। तो सिमिलर इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर आपको बफर बनाना है वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड से, तो आपको इस तरीके से बना सकते हो। तो बेसिकली ऐसे आप क्या बनाओगे, बफर को तैयार करते हैं। समझ आपको किस तरीके से ये इक्वेशन यहाँ पे आ रही है। एक बार मैं वापस बताता हूँ कि हेंडरसन एसएलपीएच इक्वेशन आपके पास ये आ गई। ऊपर आपके पास ए नेगेटिव था ना, हमने उसका कॉन्जुगेट बेस लिया, नीचे आपके पास एसिड तो है ही, है ना, नीचे आपके पास एसिड तो है ही। तो हमने कहा जो क्वांटिटी है ए नेगेटिव एच है, ये क्या है, रेशियो है किसके कंसंट्रेशन की, कॉन्जुगेट बेस यानी एनायन ऑफ द एसिड, है ना, एनायन ऑफ द एसिड कॉन्जुगेट बेस और एसिड जो अब मिक्सचर में प्रेजेंट है। अब एसिड वीक एसिड हमने लिया है, तो वीक एसिड लिया तो बहुत ही कम आयनाइज होगा, ना के बराबर आयनाइज होता है वीक एसिड। आपको पता है वीक एसिड का जो अल्फा है वो कितना है आपका, लेस देन 5% से भी कम है। 5% का मतलब कि अल्फा आपका लेस देन 0.005 के आसपास, इतना कम। सपोज आप 1 मोल ले रहे हो, 1 मोल में से 0.005 खर्च हुआ, बचा कितना अभी इक्वेशन में 99 पॉइंट समथिंग बचा है, यानी इतना कम डिसोसिएशन वीक एसिड्स का होता है। तो आप कह सकते हो कि जो HA की कंसंट्रेशन है उसे हम हटा दे रहे हैं, नेग्लिजिबल कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो हमने बफर बनाने के लिए लिया था। ऑल्सो हमने कहा कि जो कॉन्जुगेट बेस आया आपके पास ए नेगेटिव, है ना, कॉन्जुगेट बेस ए नेगेटिव कब आया, जब आपने क्या करा, उस सॉल्ट एसिड के सॉल्ट का आयनाइजेशन किया, तो आपके पास ए नेगेटिव वहां पे आया, उसके बाद ए नेगेटिव आया आपके पास, है ना। तो इसी वजह से जो कंसंट्रेशन होगी कॉन्जुगेट बेस की, वो आपकी नेग्लिजिबल हो जाएगी, डिफरेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो वो इक्वेशन में हमने बोला कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, हेंडरसन इक्वेशन में जो आपके पास हेंडरसन इक्वेशन है ऊपर वाली, कॉन्जुगेट बेस की जगह आप सॉल्ट लिख सकते हो क्योंकि वो वहीं से आया, है ना, और एसिड तो आपके पास एसिड है। तो ये एक तरीका था इसको क्या करने का, तैयार करने का। आई बात समझ में, ऐसे क्या कर सकते हैं हम इसको तैयार कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो दूसरा है कि हम इसी तरीके से अगर आपको बफर बनाना है एक वीक बेस से, और वीक बेस और उसकी कॉन्जुगेट एसिड से, अगर आपको बफर बनाना है वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड से, ठीक है ना, वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड से आपको अगर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे कि भाई आप बेस के लिए तैयार कर रहे हो, तो आप ऐसे लिखोगे POH इज इक्वल टू, POH क्या आ जाएगा आपके पास, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, ठीक है ना, कॉन्जुगेट एसिड BH प्लस अपॉन बेस B, ठीक है, अपॉन बेस B, ऐसा हो जाएगा आपके पास। चलिए, अब जो pH है
पीएच होगा बफर सॉल्यूशन का, जो आप जिसको आपने कैलकुलेट करना है। किस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं, इससे हम कैलकुलेट करते हैं पीएच, है ना। आपके पास जो है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है, और हमें ये पता है कि जो पी के ए की वैल्यू है, पी के ए प्लस पी के बी किसके बराबर है, पी के डब्ल्यू के बराबर है ना, ये हमें पता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज को अगर आप इस इक्वेशन में, हम इसे इक्वेशन 1 बोल दें, सारी की सारी वैल्यूज को आपको इक्वेशन 1 में पुट करो, है ना। अब 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी। अब आप देखो, आपको पीओएच है, पीओएच है ना, तो आपको पहले पीओएच की जगह रखनी है वैल्यू। तो पीओएच की जगह क्या आ जाए आपके पास, पी के डब्ल्यू माइनस पीएच आ जाएगा, है ना। अब पीओएच की ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पुट करी, तो जो इक्वेशन 1 है इस तरीके से तैयार हो जाएगी, पी के डब्ल्यू माइनस पी एच इक्वल टू पी के डब्ल्यू माइनस पी के ए प्लस लॉग conjugate acid BH plus upon conjugate upon base, ठीक है, अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और आप इसको क्या लिख सकते हो, पी के डब्ल्यू माइनस पी एच, आपके पास आ जाएगा पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो अगर मोलर कंसंट्रेशन बेस की और उसके कॉन्जुगेट एसिड की, कैटायन की सेम है, तो आपके पास पीएच जो है बफर सॉल्यूशन का, वो आपका पी के ए के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को सेम कर दें, अगर हम इन्हें दोनों को सेम कर दें, तो यहाँ पे log 1 आ जाएगा। log 1 आपको पता है 0 होता है, पी के ए, और ये पी एच है ना, log 1 0 होता है, तो ये वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी, तो ये इक्वल आ गया, है ना। तो बेस के केस में भी ऐसे हो जाएगा आपके पास, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई सपोज पी के वैल्यू अमोनिया की 9.25 है, अगर आपको बफर बनाना है उसके क्लोज का, तो आपको 9.25 लेना पड़ेगा, जो कि अमोनिया सॉल्यूशन और अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन सेम मोलर कंसंट्रेशन में बन सकता है ना। अगर आपको इस तरीके से तैयार करना है, तो ये सारी चीजें थी आपकी बफर तरीके को, अब जो बफर है उसको कैसे बनाया जा सकता है। अब जो पीएच होता है बफर सॉल्यूशन का, वो आपका डाइल्यूशन से इफेक्ट नहीं करता, है ना। नोट करने वाली बात क्या है कि जो पीएच है, pH of buffer solution ठीक है ना, pH of buffer solution is not affected pH of buffer solution is not affected by dilution, not affected by dilution. pH of buffer solution is not affected by dilution because ratio under the logarithmic terms remain unchanged. ठीक, तो जो pH है बफर सॉल्यूशन का, वो आपका अफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, जब आप डाइल्यूशन करो, अगर डाइल्यूशन करते जाओ तो pH अफेक्ट नहीं होगा,
क्योंकि जो रेशियो होती है अंडर लॉगरिथमिक टर्म्स की वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है, तो इस वजह से उस पर इफेक्ट नहीं आता उसको चेंज करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ स्पार्गली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, जो आपके बहुत सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है। सॉल्युबिलिटी of sparingly soluble salt। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है आयनिक सॉलिड्स की, वो वाटर में वेरी करती है ना। कुछ ऐसे आपके जो सॉल्ट्स है जैसे कैल्शियम क्लोराइड बहुत सॉल्युबल होता है ना, कि दैट वो क्या होता है हाइग्रोस्कोपी के नेचर में, है ना, वो आपका वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से। जैसे आपका लिथियम फ्लोराइड है ना, वो लिटिल सॉल्युबिलिटी है उसकी, है ना, क्योंकि वो क्या है कॉमनली उनको हम इनसॉल्युबल्स कहते हैं, है ना। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लेटिस एंथैल्पी, सॉल्ट की लेटिस एंथैल्पी क्या है, सॉल्वेशन एंथैल्पी आपकी आयंस की क्या है ना। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एक तो लेटिस एंथैल्पी पे, एक तो लेटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करेगी, दूसरा डिपेंड करेगी सॉल्वेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी दो पे क्या करेगी, ये इफेक्ट करेगी, डिपेंड करेगी, है ना। सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ द आयंस, ठीक है, सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ द आयन। तो किसी सॉल्ट के लिए, है ना, उसको अगर डिसॉल्व होना है किसी सॉल्वेंट में, अगर कोई सॉल्ट है उसको डिसॉल्व होना है सॉल्वेंट में, तो आपके जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, ठीक है ना, वो आपका आयंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन के द्वारा, ठीक है ना। अगर किसी भी सॉल्ट को आपको आप किसी कोई भी सॉल्ट है उसको डिसॉल्व करना है आपने किसी सॉल्वेंट में सॉल्ट को, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके आयंस के बीच में, है ना, वो ओवरकम होना चाहिए, टूटना चाहिए आयन और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के लिए। तो सॉल्वेशन एंथैल्पी जो आयंस की होती है बेसिकली क्या है, बेसिकली हम उसे किस टर्म्स में देखते हैं, हम उसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेशन, जो कि हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव आती है, क्योंकि जो एनर्जी वो रिलीज होती है इन द प्रोसेस सॉल्वेशन, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, सॉल्वेशन जब हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एंथैल्पी है डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट में। ये जो सॉल्वेशन एंथैल्पी है वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी कि सॉल्वेंट कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेशन एंथैल्पी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे क्या करती है आपकी, डिपेंड करती है। अगर आपके पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, है ना, नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट हो, सॉल्वेशन एंथैल्पी स्मॉल हो जाएगी, और इसलिए वहां पे वो इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि वो लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम करे। कॉन्सिक्वेंटली अगर सॉल्ट आपका जो सॉल्ट है वो आपका डिसॉल्व नहीं हो रहा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, है ना, तो आपका सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा बेसिकली। समझ आए आपको, बात समझ आई कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में सॉल्वेशन एंथैल्पी बहुत छोटी होती है। तो सॉल्वेशन एंथैल्पी बहुत छोटी होती है तो वो क्या कर पाएगी, आपके जो लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम नहीं कर पाएगी, तो सॉल्ट आपका डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। एज अ जनरल रूल कि किसी भी सॉल्ट को अगर डिसॉल्व होना है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसकी जो सॉल्वेशन एंथैल्पी है वो हमेशा लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, ताकि आपके पास जो आपके पास जो आपके पास लैटिस एंथैल्पी है उसको आप क्या कर पाओ, आप उसको कम कर पाओ, है ना, पहले वाले से। तो हर सॉल्ट की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी होती है जो डिपेंड करती है टेम्परेचर में। तो हमने
क्लासिफिकेशन है कि भाई कैसे उनकी सॉल्युबिलिटी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पर आपको समझ आया कि किसी भी सॉल्ट को अगर डिसॉल्व होना है तो उसकी सॉल्वेशन एंथैल्पी हमेशा लैटिस एंथैल्पी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही वो सॉल्ट क्या हो पाएगा, डिसॉल्व हो पाएगा, है ना। तो 3 कैटेगरी में सॉल्ट्स को क्लासिफाई किया गया है। कैटेगरी फर्स्ट में क्या है कि आप कैटेगरी फर्स्ट सॉल्युबल कैटेगरी हम मानते हैं, सॉल्युबल। तो सॉल्युबल कैटेगरी में क्या है, सॉल्युबल कौन होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो 0.1 m से, 0.1 m से ज़्यादा हो। कैटेगरी 2 में हम बांटते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, कैटेगरी 2 में स्लाइटली सॉल्युबल। अब स्लाइटली सॉल्युबल में क्या है कि 0.01 से ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी, 0.01 से तो थोड़ी ज़्यादा होगी, 0.01 से, है ना, ज़्यादा होगी आपके पास सॉल्युबिलिटी, और 0.1 से कम होगी तो ये स्लाइटली सॉल्युबल में। अगर पूरा सॉल्युबल चाहिए तो 0.1 से ज़्यादा होनी चाहिए, स्लाइटली सॉल्युबल में 0.1 से कम, 0.01 से ज़्यादा। और तीसरी कैटेगरी स्पांगली सॉल्युबल, स्पांगली सॉल्युबल। अब स्पांगली सॉल्युबल में क्या होगी कि जो सॉल्युबिलिटी है, स्पांगली सॉल्युबल में सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, लेस होगी 0.01 कैपिटल M से, है ना, ये होगी आपके पास। तो इस तरीके से आप, अगर आपको पता हो इक्विलिब्रियम स्पांगली सॉल्युबल आयनिक सॉल्ट और उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो आप इस तरीके से उनके सॉल्युबिलिटी के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है कि आप कोई एक सॉलिड ले लो, जैसे कि हम बेरियम सल्फेट ले लेते हैं, है ना, बेरियम सल्फेट BaSO4, या आपके पास बेरियम सल्फेट है ना। अब बेरियम सल्फेट क्या करता है, बेरियम सल्फेट हमने लिया और उसको हमने क्या करा, उसको हमने डाला सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना, वाटर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे वाटर हो गया, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम बनेगा अनडिसॉल्व्ड सॉलिड और आयंस के बीच में, है ना। जैसे कि ये दे देगा आपके पास Ba+2, जब ये सॉल्यूशन में जाएगा टूटेगा, Ba+2 में टूटेगा और SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है ना। Ba4 SO4 क्या था, सॉलिड था, और ये एक्वस में आगे Ba+2 और SO4 2 नेगेटिव के आगे एक्वस में आ गए। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसका कैसे निकलेगा, K = B+2 की कंसंट्रेशन, है ना, और SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन आपकी BaSO4 की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्योर सॉलिड के लिए, है ना, प्योर सॉलिड के लिए जो कंसंट्रेशन होती है कांस्टेंट होती है, यानी सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, Ba+2 और SO4 2 नेगेटिव बचेगा सिर्फ, है, ये Ba, ये आपके पास बचेगा क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे KSP, क्या कहेंगे, K को इस में क्या बोलेंगे, KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आया, Ba+2 की कंसंट्रेशन अब मल्टीप्लाई SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, क्योंकि BaSO4 तो क्या हो गया, सॉलिड है, उसकी कंसंट्रेशन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, KW कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और सिंपली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू होती है KSP की, इस वाली इक्वेशन की 298 केल्विन पे, यानी जो KSP आता है बेरियम सल्फेट के लिए
वो कितना आता है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 एट 298 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे आपका सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट बनता है इतना बनता है। इसका मतलब कि जो सॉलिड बेरियम सल्फेट है इक्विलिब्रियम में जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ होता है तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम एंड सल्फेट आयन इज इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ द टू आयंस विल बी इक्वल टू मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द बेरियम सल्फेट। अगर मोलर सॉल्युबिलिटी को हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। आई बात समझ में? अगर आप मोलर सॉल्युबिलिटी को एस मान, समझ आ रहा है आपको कि इक्विलिब्रियम में जो सॉलिड बेरियम सल्फेट अगर इक्विलिब्रियम में बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ जैसे बना, तो जो प्रोडक्ट है किसका प्रोडक्ट, बेरियम आयन और सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो आप देख पा रहे हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है। अगर आप बेरियम और उसके आयंस की कंसंट्रेशन को क्या मान लो, मोलर सॉल्युबिलिटी को एस मान लो, तो मैं क्या इस इक्वेशन का ऐसे लिखता हूँ कि भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 है, और हमने इनकी मोलर कंसंट्रेशन इसकी एस ले ली, इसकी भी हमने क्या ले ली, एस ले ली। तो क्या ये इस तरीके से हो जाएगा कि भाई एस स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻10। एस की वैल्यू आप कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू 1.05 इंटू 10⁻⁻5 है ना, 10⁻⁻5 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मोलर सॉल्युबिलिटी होगी बेरियम सल्फेट की वो इतनी हो जाएगी 1.05 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स, है ना भाई। कंसंट्रेशन है तो मोल लीटर इनवर्स में ही होती है कंसंट्रेशन। तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी आ गई है ना। तो सॉल्ट आपका में गिवन डिसोसिएशन 2 या 2 से ज्यादा आयंस दे सकता है या कैटायंस दे सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो चार्ज कितना कैरी कर रहा है। जैसे इसने 2 आयंस दिए +2 और -2, है ना, उस पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि आपके पास सपोज एक सॉल्ट है जिरकोनियम फॉस्फेट। तो जिरकोनियम फॉस्फेट आपका ये होता है Zr+4, ठीक है ना, Zr+4 होल थ्राइस और PO4 3 नेगेटिव का होल 4। ये क्या है, इसका नाम है जिरकोनियम फॉस्फेट। तो जब ये टूटता है तो 3 जिरकोनियम कैटायंस देता है प्लस चार्ज के +4 के, 4 फॉस्फेट एनायंस देता है -3 के। यानी जब ये टूटेगा, ऐसे टूटेगा तो किस तरीके से देगा 3Zr+4 है ना, और +4 PO4 3 नेगेटिव, इस तरीके से देगा, है ना। इस तरीके से आपका ये देता है। तो अगर मोलर सॉल्युबिलिटी जिरकोनियम फॉस्फेट की एस है, अगर जिरकोनियम फॉस्फेट की मोलर सॉल्युबिलिटी क्या है, एस है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है वही Zr+4 की कंसंट्रेशन, अगर इसकी एस है तो ये 3s हो जाएगा। इसकी भी मोलर सॉल्युबिलिटी एस है तो ये क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा, है ना भाई। एक की 3s हो जाएगा, एक की 4s हो जाएगा। अब हम इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालें KSP, तो KSP कितना आ जाएगा 3s, है ना, और 4s, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास 3s और 4s, है ना, 3s और 4s इस तरीके से आ जाएगा। और उसका 3s 4s का क्या करना है आपने, क्यूब भी तो करना है, क्योंकि ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक देखो इस तरीके से है ना आपके पास। इसकी हमने 3s ले ली, इसकी 4s ले ली। बात है जिरकोनियम प्लस की, हमने जिरकोनियम 4+ की s ले ली, मतलब मोलर सॉल्युबिलिटी s है तो 3s, उसकी 4s। अब मैं इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर निकाले हम KSP, कितना आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ऐसा आएगा आपके पास Zr4+3 PO3-4 अपॉन में वो है उसकी तो यूनिटी हो जाएगी। तो KSP कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये कितना है आपके पास 3s लिया, 3s का होल क्यूब, ये कितना लिया आपने 4s लिया, 4s का होल पावर 4 इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग आपके पास 6912s⁻7 आ जाएगी, है ना। अगर आपको अब इसका KSP पता है अब इजीली निकाल सकते हो। बेसिकली ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में था। तो इस तरीके से आज आपने समझा, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।